नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यूनाइटेड स्टेट्स की एशिया पिवट स्ट्रेटेजी के बारे में। ये रणनीति यूएस ने क्यों अपनाई, पहले इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई थी और अभी इसे फिर से जो बाइडेन प्रशासन के द्वारा क्यों लाया जा रहा है, इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो देखिए, रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स के विदेश मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन अपनी पहली दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा पर आए थे। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कई देशों में जाकर इन्होंने मुलाकात करी वहां के फॉरेन मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स से। और इससे यूएस की जो पुरानी स्ट्रैटेजी है पिवट टू एशिया, वो फिर से हाईलाइट में आ गई है और इसका काफी जिक्र हो रहा है। तो इस पे रिसेंटली काफी एडिटोरियल्स भी आए थे इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में। तो देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भारत भी शामिल होता है। एंटनी ब्लिंकन की इस यात्रा में आप एक कॉमन पॉइंट देखेंगे कि जहां पर इन्होंने विजिट किया वो सभी देश चाइना के पड़ोसी हैं या फिर चाइना की उनके साथ कुछ ना कुछ तनातनी, छोटा मोटा डिस्प्यूट चल रहा है। लेकिन केवल चाइना के बारे में ये बात करने नहीं गए थे। इन्होंने इन सभी देशों से मैरीटाइम सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, बायोसिक्योरिटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट जैसे मुद्दों पर बात करी, क्लाइमेट चेंज की भी बात करी थी। तो ये पिवट टू एशिया को समझें उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो जरूर करिए। ये मेरा वहां पर आईडी है। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको लेक्चर्स के सभी अपडेट्स प्राप्त हो जाएंगे। हो सकता है कभी यूट्यूब पर मिस हो जाए, तो टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, वहां पर कोई अपडेट मिस नहीं होगा। पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं सबके अपडेट्स पीडीएफ आपको इन टेलीग्राम चैनल्स पर मिल जाएंगे। रविवार को कॉम्बैट आ रहा है। कॉम्बैट एक यूपीएससी लेवल का एग्जाम है। इट्स अ मॉक टेस्ट जिसको आपको लाइव सॉल्व करना होता है। अगर आप इसे लाइव सॉल्व करके इसमें टॉप रैंक लेकर आते हैं तो आपके पास अनअकैडमी की तरफ से स्कॉलरशिप जीतने का मौका होता है। इन स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जितने भी हमारे सब्सक्रिप्शंस हैं उन्हें आप अवेल कर सकते हैं ऑलमोस्ट फॉर फ्री एंड फॉर ग्रेट डिस्काउंट्स। सो डू टेक पार्ट इन कॉम्बैट। लिंक नीचे पहले कमेंट में दिया गया है और आपसे अगर एनरोलमेंट कोड या अनलॉक कोड कहीं मांगा जाता है, यू कैन यूज माई नेम महिपाल एज दी अनलॉक कोड। अब आ जाते हैं फिर से यूएस की इस रणनीति पर। देखिए, यूएस के सामने सबसे बड़ी चुनौती एशिया क्षेत्र में यह है कि अभी इनका कोई भी बड़ा इकोनॉमिक प्लान एशिया के संबंध में नहीं है। कोई ब्रॉड इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी इस वक्त मौजूद नहीं है। दो सबसे बड़े आर्थिक संगठन जो एशिया में बने हुए हैं, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी, जो कि मोस्टली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इसमें शामिल हैं, इसमें यूएस पार्टनर नहीं है। और एक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप नाम का बहुत बड़ा आर्थिक संगठन था, उसमें यूएस पहले था, लेकिन 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने उससे यूएस को बाहर निकाल दिया, मेनली बिकॉज ऑफ चाइना। तो अभी ना तो आरसीईपी ना ही कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, बेसिकली इसको टीपीपी कहते हैं, इन दोनों में ही यूएस हिस्सेदार नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप चाइना का व्यापार देखें तो चाइना इंडो पैसिफिक क्षेत्र के हर देश से जबरदस्त व्यापार बढ़ाता जा रहा है अपना, और यूएस से ज्यादा ट्रेड कर रहा है एशियन कंट्रीज के साथ। 2020 में चाइना का व्यापार साउथ ईस्ट एशिया में $685 बिलियन था। दैट इज मोर देन डबल ऑफ व्हाट द यूएस ट्रेड्स। तो अमेरिका से डबल व्यापार ये सभी दक्षिण पूर्व एशिया के देश चाइना के साथ करते हैं। चाइना के इस व्यापार का सबसे बड़ा कारण यह है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो बीआरआई के कारण चाइना ने अपना व्यापार इनसे बढ़ाया है। कई सारे इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं और कंस्ट्रक्शन पर चाइना का बहुत ज़्यादा फोकस है। तो रेलवे, पोर्ट, रोड्स, ये सभी कुछ बनाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के कई देशों में, खास करके एशियन कंट्रीज में। तो वैसे आपको पता ही होगा बीआरआई के बारे में, मैं डिटेल में यहाँ पर नहीं जाऊँगा। एज ऑफ 2021 दिसंबर, बीआरआई में दुनिया के 140 देश, लगभग 140 देश शामिल हो चुके हैं। तो ये बीआरआई बहुत बड़ा बनता जा रहा है और दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं यहां पर इसके कई प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं। लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे कई देशों में तो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं जो 5-6 सालों से चल रहे थे, और इन प्रोजेक्ट्स के कारण इन देशों में हाई स्पीड रेलवे, मेट्रो, डैम, पावर प्लांट्स, ये कई इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ यूएस ने इन देशों के साथ क्या किया, 2017 से 2020 के अंत तक जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, उस समय इन्होंने चाइना के साथ एक टैरिफ वॉर शुरू कर रखा था। तो टैरिफ वॉर यानी कि व्यापार में जो ये युद्ध था चाइना और यूएस का, इससे दोनों को नुकसान पहुंचा, लेकिन यूएस को नुकसान ज्यादा पहुंचता है और अल्टीमेटली वो टीपीपी से बाहर आ जाते हैं। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से इन्होंने अपने आप को बाहर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की इस नीति का मुख्य कारण केवल आर्थिक नहीं था बल्कि रणनीतिक भी था, स्ट्रैटेजिक रीजंस भी काफी थे, लेकिन इससे नुकसान अमेरिका को ही ज्यादा हुआ था। अब जो बाइडेन प्रशासन ये चाहता है कि यूएस अपना रुख थोड़ा सा नर्म करके चाइना के साथ आर्थिक रूप से चुनौती तो दे, उसे इकोनॉमिकली compete तो करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्ट्रैटेजिक टकराव हो चाइना से। तो डायरेक्ट चाइना से टकराव करने की बजाय जो दूसरे पड़ोसी देश हैं उनके साथ थोड़े से रिश्ते सुधारे जाएं। तो इसी बैकग्राउंड में यूएस का एशिया पिवट स्ट्रैटेजी फिर से चर्चा में आ गया है।
ओरिजिनली 2012 में बराक ओबामा, तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी। इसे एशिया पिवट या पिवट टू एशिया कहा जाता है। अब देखिए पिवट टू एशिया का मतलब क्या है। पिवट शब्द का मतलब समझ लो। पिवट कहते हैं जो लिवर के अंदर ये पोजीशन होती है जहां से डायरेक्शन चेंज हो सकता है, तो ये कहलाता है पिवट। और एक दूसरा इसका जो अर्थ होता है वो ये कि आप इस रास्ते पर चल रहे हैं और आप अपना रास्ता बदल लें, आप अपना रुख बदल लें, तो दैट इज कॉल्ड पिवटिंग। तो ये एक वर्ब हो जाता है पिवटिंग। तो पिवटिंग कहते हैं जब आप अपना रास्ता बदल लें, आप अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बदल लें। तो हो सकता है कि आप पिछले 6 महीने से केवल रट रहे हो चीज़ों को और आज आपने पिवट करके ये समझा कि चीज़ों को समझना पड़ेगा और आज से यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल अलग तरीके से होगी। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पिवटिंग। तो यूएसए ने पिवट कहाँ से कहाँ की ओर किया। देखिए यूएस का एशिया में मुख्य रूप से फोकस मिडिल ईस्ट हुआ करता था। इजराइल, सऊदी अरेबिया, ये अमेरिका के सबसे बड़े रणनीतिक सलाहकार साथी हुआ करते थे एशिया में। इन्हीं के साथ ज़्यादा व्यापार, ज़्यादा डिफेंस टाइज यूएस की हुआ करती थी। लेकिन बराक ओबामा ने रियलाइज़ करा 2011 के आसपास, उनके प्रशासन ने रियलाइज़ किया कि अब समय आ गया है कि इजराइल, सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट की तरफ से हटकर हमें अपना ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा ईस्ट एशिया की तरफ, यानी कि चाइना, जापान, साउथ ईस्ट एशिया, इस क्षेत्र की तरफ। यूएस को तभी समझ में आ गया था कि चाइना एक बहुत बड़ा रीजनल पावर है और धीरे धीरे वो दुनिया के सबसे बड़े शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। तो उसे रोकने के लिए अमेरिका को अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज करनी होगी। तो बराक ओबामा की इस पॉलिसी को अगले 4 साल तक फॉलो किया गया, 2016 तक, जब तक वो राष्ट्रपति थे। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने आके इस पॉलिसी को फिर से बदल दिया और फिर से सऊदी अरेबिया और जो यहाँ मिडिल ईस्ट में इनके पार्टनर्स हैं, ट्रेडिशनली जो यूएस के अच्छे दोस्त रहे हैं, इन्हीं के साथ अपनी दोस्ती ज़्यादा बढ़ाई। और बराक ओबामा का जो पूरा फोकस था कि ईस्ट एशिया पे फोकस कर लो, पिवट कर जाओ, यानी कि यहाँ की बजाय इधर फोकस करो, इस पॉलिसी को बैक ट्रैक कर लिया। अब पिछले 1 साल में जो बाइडेन सरकार ने ये तय किया कि कोविड-19 के बाद जिस तरह से दुनिया बदल रही है, पैंडेमिक के कारण काफ़ी आर्थिक बदलाव आए हैं दुनिया की इकोनॉमी में, उसके अनुरूप ही हमें भी ढलना होगा और ईस्ट एशिया की तरफ फिर से पिवट करना होगा। तो ये रीजनल रीबैलेंसिंग जो बराक ओबामा ने शुरू करी थी, ये हम फिर से करेंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट थे। सो ही वॉज बेसिकली अ डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट और जो बाइडेन भी डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट हैं। दोनों एक ही पार्टी को बिलोंग करते हैं। अब अमेरिका अभी अपना एशिया पिवट कैसे कर रहा है। देखिए ज़्यादा फोकस अब मिलिट्री पर नहीं है, ज़्यादा फोकस सॉफ्ट पावर पर है। यूएस ऑल्सो होल्ड्स ट्रेमेंडस सॉफ्ट पावर, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि एजुकेशन एक्सचेंजेस के लिए मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ाया जा रहा है, उसमें पॉलिसी एरिया में रिसर्च वगैरह चल रहा है, यूएस इन देशों के साथ मिलकर करना चाह रहा है। और अभी जो सबसे बड़ा हथियार इन्होंने अपना बनाया है एशिया पिवट में, वो है वैक्सीन सप्लाई। तो यूएस ने दुनिया भर में जितनी वैक्सीन सप्लाई करी है उसका 1/3 यहाँ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में किया है। तो ऑलमोस्ट 300 मिलियन डोजेस इन्होंने वैक्सीन के डोनेट किए हैं इस क्षेत्र में। और हाल ही में एंटनी ब्लिंकन ने एक और बात कही थी कि हमारी वैक्सीन डोज एक्चुअली में काम करती है। ये माना जा रहा है कि चाइना पर एक तंज कसा था इन्होंने, क्योंकि चाइना ने बहुत सारी जो वैक्सीन डोनेट करी थी वो ढंग से काम नहीं कर पाई थी। सेशल्स जैसे कई कंट्रीज में तो पूरी तरह से फेल हो गई थी। और एक इनका ये भी इंपॉर्टेंट कहना था कि हमने जो वैक्सीन दी है, यूएस ने जो वैक्सीन दी है, उसके साथ कोई भी नियम और शर्तें लागू नहीं है। देयर आर नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। तो हम किसी की मदद कर रहे हैं तो वो मदद के भाव से कर रहे हैं, बदले में हमें कोई पोर्ट, कोई प्रोजेक्ट, कोई बीआरआई जैसा प्रोग्राम नहीं चलाना है। ये तो कहते हैं कि हम ग्रीन इकोनॉमी को डेवलप करने में इन देशों की मदद करेंगे। इसी क्रम में यूएस ने कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया था, समिट फॉर डेमोक्रेसी। इस सम्मेलन को बुलाए जाने के पीछे सबसे मुख्य कारण यही है कि अमेरिका का कद आज दुनिया में वो नहीं है जो 20 साल पहले था। ईस्ट एशिया में डेफिनेटली उतना नहीं है। चाइना बहुत बड़ी शक्ति बन चुका है। तो चाइना की ग्रोथ को रोकने के लिए और अमेरिका को अपना पुराना दबदबा फिर से हासिल करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। ऑफ कोर्स ये बातें कोई ओपनली नहीं कहता है, मतलब यूएस गवर्नमेंट कभी ऐसे नहीं कहेगी कि हमने अपना दबदबा बढ़ाने के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई है, बट इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि चाइना और रशिया के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए एशिया के देशों को खास करके इस सम्मेलन में निमंत्रण दिया गया था। इस सम्मेलन में आप नोटिस करेंगे उन देशों को बुलाया गया जहां पर डेमोक्रेसी इंडेक्स में रैंकिंग काफ़ी हाई रहती है उनकी। तो अगर आप ये ब्लैक कलर वाले कंट्रीज देखें, जैसे कि चाइना, रशिया, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, इन देशों को यहाँ नहीं बुलाया गया। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया को भी नहीं बुलाया गया था। तो इन देशों को माना जाता है कि ये डेमोक्रेटिक नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है, तो इन्हें नहीं बुलाया गया। खास एक्सेप्शन देखिए, बांग्लादेश और भूटान को भी नहीं बुलाया गया, जबकि ये डेमोक्रेसी हैं, बट दे आर कंसिडर्ड टू बी क्लोज टू चाइना। पिछले कुछ सालों में बीआरआई प्रोजेक्ट्स के कारण ये दोनों देश चाइना के निकट हो गए हैं, इसीलिए इन्हें नहीं बुलाया गया। इस वक्त अमेरिकी प्रशासन सबसे बड़ा सिग्नल यही देना चाह रहा है एशियन देशों को कि हम आपको ये नहीं कह रहे कि चाइना और अमेरिका में से किसी एक को चूज कीजिए।
दोनों के साथ आप अपने संबंध बना के रखिए, दोनों के साथ आर्थिक तरक्की कीजिए, लेकिन यूएस के साथ आर्थिक तरक्की बेहतर है, यूएस के साथ संबंध बनाने में ज़्यादा फायदा है। तो इसीलिए यूएस का जो ये अप्रोच है, ये इतना हार्ड अप्रोच नहीं माना जा रहा कि यहाँ पर स्ट्रिक्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं कि हम में और कम्युनिस्ट चाइना में चुनिए, जैसा कि पहले होता था। कोल्ड वॉर के समय में इसी प्रकार से यूएस पॉलिटिक्स करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यूएस एक नॉर्मल देश की तरह कर रहा है, जैसे कि भारत करता है मोस्टली, कि हम किसी भी देश के साथ बातचीत करते हैं तब ये नहीं कहते कि आप तीसरे देश के साथ बात मत करो। अब यूएस भी उसी अप्रोच को फॉलो कर रहा है। सारा जोर इस पर है कि हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर है और हम ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, तो हम आपके देश को ज़्यादा फायदा पहुंचाएंगे, तो हमें अपना पार्टनर बनाइए। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों का क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि यूएस सफल हो पाएगा इस पिवट टू एशिया स्ट्रैटेजी में? क्या वो चाइना के बढ़ते दबदबे को रोक सकता है? अपना आंसर एक यूपीएससी एस्पिरेंट के रूप में लिखिएगा। 50 से 100 वर्ड के अंदर आपका आंसर पूरा हो जाना चाहिए कमेंट में। आई विल लुक फॉर गुड आंसर्स। बाकी आपको पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। पाथफाइंडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। हमारे वीडियोस बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं विदाउट सब्सक्राइबिंग। ऑलमोस्ट आधे लोग हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियोस देखते हैं, डेटा हमारे पास आ जाता है। तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अब वीडियो देख रहे हो, यहां तक आ गए हो, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मेरा प्लस कोर्स स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर से। मॉडर्न हिस्ट्री के जो 3 बचे हुए लेक्चर्स हैं वो आपको इस वीक के अंदर मिल जाएंगे। एंड 1 जनवरी से यूट्यूब पर हम स्टार्ट करेंगे मिडिवल हिस्ट्री। अगर आप अनअकैडमी ऐप के माध्यम से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी एग्जाम की लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो देश के बेस्ट एजुकेटर्स से यहाँ पर आप लाइव पढ़ सकते हैं। आप प्लस या आइकॉनिक दोनों में से किसी भी एक सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय ये बात जरूर ध्यान में रखें कि जो प्राइसेस आपको यहाँ नजर आएंगी इन्हें पे नहीं करना है। यूज द कोड महिपाल एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट इंस्टेंटली। तो जैसे 2 साल का सब्सक्रिप्शन है, उसमें आपको पर मंथ 3100 नहीं बल्कि 2793 रुपीज पे करना होगा अगर आप ये सब्सक्रिप्शन कोड यूज कर लेते हैं तो। ओके, सो डू यूज द कोड सो दैट यू डोंट पे द हायर चार्जेस। और 1 साल से ऊपर के जितने भी सब्सक्रिप्शन हैं सभी में आपको नोट्स फ्री मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी फ्री हैं। याद रखिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज फ्री होती हैं। ऑप्शनल के लिए भी हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्लासेस अवेलेबल हैं। और अगर आप अनअकैडमी के ऑप्शनल और जीएस दोनों का कंबाइंड कोर्स लेते हैं तो वो केवल आज के लिए आपको 55,000 रुपीज में अवेलेबल होगा। एंड दिस इज आफ्टर द कोड, आपको ये प्राइस देखने को मिलेगा। सो डू टेक बेनिफिट ऑफ दिस ऑफर टुडे। इन सभी कोर्सेज को आप ईएमआई पर भी अवेल कर सकते हैं। ईएमआई कैसे लेना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है उस पर क्लिक कीजिए, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। हमारी फ्री टेस्ट सीरीज है, इनका भी फायदा उठाइए। और नए बैचेस स्टार्ट होते हैं हर वेडनेसडे को, तो 29 दिसंबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।